नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण की बुक में से काम नहीं करवाऊंगी। आज मैं आपको हिंदी बाल राम कथा का पाठ 3 हिंदी बाल राम कथा का पाठ 3 दो वरदान करवाने जा रही हूँ। कौन सा पाठ का नाम क्या है? दो वरदान। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। क्या बची थी? कि राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ, यानी कि बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। बेटा, आपने रामायण देखी हुई है। दो वरदान हैं। दो वरदान का मतलब भी आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी समझना और पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको रीड करवा रही हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ, अरे आजा भी। दशरथ थोड़ी क्या होगा इसे? दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय ने एक दिन में भरत शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत तो यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है।
राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकई की दासी ने भी देखी। मंथरा ने, कौन कौन सी दासी उनकी? मंथरा, शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई, यानी कि वो क्या थी? वो नहीं चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो। जल भुन गई, राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकई के विरोध। वह कैकई की दासी थी। बचपन से कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुँह लगी थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रैनिवास की ओर भागी। सीधे कैकई के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब तुम युवराज होगे, अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। यानी कि कैकई खुद भी नहीं चाहती थी, लेकिन मंथरा ने क्या किया था? उस घर को खराब किया था। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर कि किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। यानी कि उसने तो घर बर्बाद करना था। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए।
कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो चला। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, या ऐसा करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ लगा। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह कि वे दशरथ से कैसे कहे, उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे। मंथरा ने कैकई की बात भांप ली। उसने कहा, तुम कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर देखे, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना। दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई। मथुरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। कैकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा। दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, मैले कपड़े। तुम्हें क्या दुख है? हाँ बेटा, बार बार ये वीडियो ख़राब हो रही है, तो यहाँ तक जो मैंने करवाया है ना, दशरथ ने सोचा, यहाँ तक पढ़ा है। कल अपने पढ़ेंगे इससे आगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। धन्यवाद।